हाय फ्रेंड्स, मैं संजय मेहरा वीएफएक्स क्लास की दूसरी क्लास में आप सबका स्वागत करता हूं। पिछली बार हमने AMYK और RGB के बारे में पूरी जानकारी दी थी और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को हर चीज़ समझ में आ गई होगी। और अगर कुछ नहीं समझ में आया तो आप मेरे को बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका जवाब मैं आपको पूरी तरह से दूंगा। आज हम AMYK और RGB के अगले स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। ये स्टेप भी बहुत इंपॉर्टेंट है ग्राफिक्स में। ये एक्चुअली में देखा जाए तो ये CMYK और RGB का नेक्स्ट स्टेप है, मतलब थोड़ा सा हायर टाइप कि ग्राफिक्स की जो फाउंडेशन है वो कुछ चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। अगर हमने अपनी फाउंडेशन ठीक नहीं रखी तो आपसे ग्राफिक्स कभी बनेगा नहीं। अगर आपकी फाउंडेशन सही है तो मुश्किल से मुश्किल ग्राफिक्स भी आप बड़ी आसानी से बना लेंगे। इसलिए अपनी फाउंडेशन को हमेशा मजबूत रखिए। जो बेस है आपका उसे हमेशा मजबूत रखिए। और ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं ना ग्राफिक्स के, RGB CMYK या और आज का टॉपिक और आने वाला एक आध टॉपिक और जो होगा, इसे आप गांठ बांध लीजिए कि अगर ये मजबूत है आपका तो आपको ग्राफिक्स में कोई नहीं हिला सकता। और अगर ये आपका कमज़ोर है तो आप किसी भी इंसान के सामने ग्राफिक्स को अच्छे ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, चाहे वो आपने खुद ने क्यों ना बनाया हो। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग अपना बेस जरूर मजबूत रखिए। ये आज जानते हैं CMYK और RGB के नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हुए रास्टर और वेक्टर ग्राफिक्स के बारे में। रास्टर और वेक्टर ग्राफिक्स क्या है? वैसे तो ये क्लास उन लोगों के लिए है जो ग्राफिक्स सीखना चाहते हैं और उनको ग्राफिक्स के बारे में कुछ पता नहीं है हाथ फिलहाल। लेकिन ये क्लास उन लोगों के लिए भी है जो ग्राफिक्स सीख चुके हैं या ग्राफिक्स में काम कर रहे हैं। अगर वो भी इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो उनको भी कुछ ना कुछ इसके अंदर सीखने को मिलेगा, जो शायद वो या तो भूल चुके होंगे या फिर वो ये भी हो सकता है कि उनको ना पता। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ के अंदर कईयों को देखा है कि वो उनको कई बेसिक चीज़ें पता नहीं होती। ग्राफिक्स बनाना आता है, फिर गलतियाँ होती हैं, फिर सुधारते हैं, फिर रात को लेट बैठते हैं और कई रातें ऐसे ही गुजर जाती हैं और उनकी ज़िंदगी ऐसे ही चलती रहती है। तो फ्रेंड्स, रातें ख़राब मत करो। ग्राफिक्स के अंदर हर रातें ख़राब करने की कोई मतलब नहीं है। बस अपना काम सही रखो, अपनी फाउंडेशन मजबूत रखो, अपने बेस को पक्का करो। यकीन मानो ग्राफिक्स बहुत अच्छा बनेगा। आपको कई बार ऐसे लगता होगा कि भाई अरे ये तो नॉर्मल सी चीज़ है, रास्टर इमेज हुआ, रास्टर ग्राफिक्स हुआ, वेक्टर इमेज हुई या वेक्टर ग्राफिक्स हुआ, मुझे तो पता है। लेकिन अगर एक्सप्लेन करने को बोलो तो फिर इधर उधर आदमी झांकने लगता है। हालांकि उसको नॉलेज होती है लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता, या फिर कईयों को वाकई में पता नहीं होता या भूल चुके होते हैं। तो इसलिए आज हम जानेंगे वेक्टर और रास्टर ग्राफिक्स के बारे में, दोनों के अंदर क्या अंतर है। तो आइए जानते हैं आज रास्टर और वेक्टर ग्राफिक्स के बारे में, इसके डिफरेंस के बारे में, हर चीज़ के बारे में। रास्टर ग्राफिक्स को समझने से पहले हम एक छोटी सी चीज़ को समझ लेते हैं, पिक्सल्स के बारे में, कि ये पिक्सल्स क्या होते हैं। असल में रास्टर ग्राफिक्स पिक्सल से बनते हैं। अब आप पूछेंगे, स्वाभाविक है कि ये पिक्सल्स होता क्या है। देखिए, पिक्सल्स वो छोटे छोटे स्क्वायर होते हैं जिससे कि ये सारी ग्राफिक्स बनते हैं या फिर इमेज बनती है, जिसे कि हम बिटमैप इमेज कहते हैं। कुछ इस तरीके से, जो अभी आप स्लाइड देख रहे हैं उसके अंदर एक मेरी फ़ोटो लगी हुई है। एक तो फ़ोटो जो है सबसे पहली वो बहुत काफ़ी क्लियर नज़र आएगी आपको, लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपको वो जो पिक्सल्स हैं, जो स्क्वायर अलग अलग कलर के, वो आपको दिखाई देने लगते हैं। असल में ये तस्वीर जब खींची गई थी कैमरे से तो एक निश्चित पिक्सल पे करीब खींची गई थी। उसका एक अपना कैमरे का अपना लेवल था, उससे खींची गई थी। उसका एक अपना मेगापिक्सल होता है कैमरे का, जैसे कि आप जानते हैं। सबके पास आज की तारीख में सेलफोन आ गए हैं, सबको पता है कि भाई ये कितने मेगापिक्सल का कैमरा उसके अंदर लगा हुआ है। तो जब आप वो इमेज खींचते हैं तो वो निश्चित पिक्सल्स में
वो खींची जाती है। तो ये जो मेरी इमेज आप देख रहे हैं वो भी एक निश्चित पिक्सल से खींची गई थी, और जब इसको मैं जूम करने लगता हूँ और ज़्यादा जूम करता हूँ तो मेरे को वो पिक्सल्स नज़र आने लगते हैं। तो ये जो छोटे छोटे बॉक्सेस हैं अलग अलग कलर के, उसी के हिसाब से ये इमेज बनती है, चाहे वो मेरी हो या किसी की भी हो, सबकी इमेज वैसी ही होती है। तो इसके लिए हमें ये बात को ध्यान में रखना है, रास्टर ग्राफिक्स में जो भी इमेज बनती है वो सारी की सारी इमेजेस इस डॉट से या इस पिक्सल्स के रेजोल्यूशन के हिसाब से बनती है। रास्टर ग्राफिक्स में किसी भी इमेज के एक भाग को आकलन करने पे, जैसे कि आपको वो छोटे छोटे पिक्सल दिखाई देते हैं, जिसे कि हम रेजोल्यूशन के तौर पे भी जानते हैं, पिक्सल प्रति यूनिट की संख्या जितनी अधिक होगी रेजोल्यूशन उतना अधिक होगा। इसका मतलब ये है कि जितनी बड़ी फाइल होगी उतना ही बड़ा बिटमैप होगा, जितनी बड़ी फाइल उतनी बड़ी इमेज, और उतनी ही ज़्यादा वो आपकी डिस्क स्पेस भी लेगी। अब एग्जांपल के तौर पे समझ लीजिए कि आपने एक फाइल में कोई ग्राफिक्स बनाया, रास्टर ग्राफिक्स, और उसका साइज लिया 640 बाई 480। अब 640 बाई 480 की इमेज को स्टोर करने के लिए 3,07,200 पिक्सल्स की जरूरत है। लेकिन अगर आपने 3072 बाई 2048 इमेज की रेजोल्यूशन के ऊपर कोई ग्राफिक्स बनाया तो, और वो भी आपने अगर समझिए कि 6.3 मेगापिक्सल्स कैमरा, जो कि काफ़ी नॉर्मल सा है, उससे आपने कोई फ़ोटो खींच के उसके ऊपर कुछ काम किया, कुछ एडिटिंग की छोटी मोटी, तो उसको सेव करने के लिए आपके पास 62,91,456 पिक्सल्स की ज़रूरत है। अब आप खुद समझ लीजिए कि जितनी बड़ी फाइल उतनी ज़्यादा स्पेस, जितनी छोटी फाइल उतनी कम स्पेस आपका कंप्यूटर लेगा उसे सेव करने के लिए। लेकिन हमें ऐसा नहीं कर सकते कि हम हर बार उसको छोटे में ही सेव करें। अब कोई इमेज है, जैसे कि हाईवे के ऊपर बिलबोर्ड है, कोई पोस्टर है, किसी प्रिंट के ऊपर जाना है, तो वहाँ पर तो हमको बड़ी बड़ी इमेज चाहिए होती है, और बड़ी बड़ी इमेज के ऊपर ही हम ग्राफिक डिज़ाइनर लोग उसके ऊपर काम करते हैं। लेकिन इनमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि हम बड़ी इमेज को भी छोटी कर सकते हैं। जैसे कि समझ लीजिए आपने कोई रास्टर ग्राफिक्स में, मतलब रास्टर इमेज जो बिटमैप जिसे कहते हैं, उसको आपने किसी टागा फॉर्म में या टिफ फॉर्म में सेव किया। अब टागा और टिफ जो है वो आपकी डिस्क स्पेस ज़्यादा लेगी, लेकिन अगर आप उसी फाइल को सेव एज करेंगे जेपेग में, तो उसकी जो फाइल साइज है वो रिड्यूस हो जाएगी, और अगर आप उसी फाइल को सेव करेंगे पीएनजी में तो उसकी फाइल साइज काफ़ी कम हो जाएगी। हालांकि रेजोल्यूशन का फ़र्क जरूर पड़ेगा, लेकिन उतना नहीं पड़ेगा, लेकिन वो आंखों को इतना नज़र नहीं आएगा, अनलेस एंड अनटिल आप उसको स्केल अप ना करो, जूम ना करो, कुछ और मत करो, बस जैसी इमेज है वैसे रखो। आपको अगर उतनी ज़रूरत है तो आप रखिए, आप उसको अलग अलग फॉर्मेट्स के अंदर सेव करके आप अपनी डिस्क स्पेस कंप्यूटर के अंदर बचा सकते हैं। वेक्टर ग्राफिक्स अलग अलग डॉट्स या पिक्सल से नहीं बनता। ये रास्टर इमेज या रास्टर ग्राफिक्स से बहुत अलग होता है, और इसका लॉजिक भी अलग होता है। वेक्टर ग्राफिक्स लाइन ऑफ कमांड से बनता है। ये 2 पॉइंट्स या उससे अधिक जब हम किसी 2D या 3D सॉफ्टवेयर में उसका प्रयोग करते हैं तो एक वेक्टर ग्राफिक्स बनता है। वेक्टर ग्राफिक्स प्रिंट के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। ये बहुत ही क्रिस्पी होता है। आप चाहे इसे जितना भी स्केल अप या जूम कर लें, ये कभी भी पिक्सलेट नहीं होता, क्योंकि ये पिक्सल से बना ही नहीं है, क्योंकि ये एक क्लोज्ड लाइन या एक कर्व से बनता है। वेक्टर फाइल्स के एक्सटेंशन है AI, EPS, CDR, SVG, DXF।
ये बहुत ही कम जगह लेते हैं आपके कंप्यूटर में, आपके हार्ड डिस्क में। अनलेस एंड अनटिल इसके अंदर, इन फाइलों के अंदर आपने कोई बड़ी बिट मैप या फिर कोई बड़ा सा रास्टर ग्राफिक्स की कोई फाइल न डाली हो। इस स्लाइड में आप अच्छे ढंग से समझ सकते हैं कि कैसे वेक्टर ग्राफिक्स में काम होता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, रेड सर्कल को और उसकी आउटलाइन को। आउटलाइन जो है वो एक कर्व है जो कि क्लोज्ड है और लॉक्ड है, और उसके अंदर हमने रेड कलर भरा है। कर्व कैसे ड्रॉ किया जाता है ये उसके बगल में आप देख सकते हैं। और अगर आप राइट हैंड साइड वाले पिक देखेंगे तो आप जानेंगे कि अगर वेक्टर ग्राफिक्स को 1000% पर भी अगर आप जूम करते तो भी ये फटता नहीं, या फिर यूँ कह सकते हैं कि इसका कुछ बिगड़ता नहीं है। सबसे अधिक अगर वेक्टर ग्राफिक्स को बनाने में अगर कोई सॉफ्टवेयर यूज होता है तो वो है एडोबी इलस्ट्रेटर, कोरल ड्रॉ। वेक्टर ग्राफिक्स मुख्य रूप से वाउचर्स, फ्लायर्स, बिजनेस कार्ड या फिर बिल बोर्ड जो आप हाईवे पे देखते हैं, इन सब के लिए यूज होता है। इवन जो बुक्स की प्रिंटिंग होती है वो भी इसी में होती है। और इस स्लाइड को अगर हो सके तो आप एक प्रिंट स्क्रीन मार के अपने पास जरूर संभाल के रखिए, क्योंकि इसके अंदर सारा सारांश है द डिफरेंस बिटवीन रास्टर ग्राफिक्स एंड वेक्टर ग्राफिक्स के बीच में, जो मैंने अभी तक आपको बताया है कि किस तरीके से रास्टर ग्राफिक्स पिक्सल्स के होते हैं और वेक्टर ग्राफिक्स पाथ या फिर क्लोज लाइन के होते हैं। जो कुछ भी हैं, सारा का सारा जो है सारांश वो इसके अंदर है। आप इसको संभाल के रखिए, अगर हो सके तो अपने फ़ोन में या कहीं पर भी, या अपने ईमेल में रेडी रेफरेंस के लिए। जब कभी भी आपके दिमाग में कभी थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन हो तो आप इस स्लाइड को देख लेंगे तो आपको सारा का सारा कुछ एकदम फिर से रिफ्रेश होकर याद आ जाएगा। कुछ आखिरी पॉइंट्स रास्टर और वेक्टर ग्राफिक्स के बारे में आपको बता रहा हूँ। वेक्टर ग्राफिक्स में फाइल का साइज सदैव बहुत छोटा होता है, जबकि रास्टर ग्राफिक्स में इमेज जितनी बड़ी होगी फाइल का साइज उतना बड़ा होगा। वेक्टर ग्राफिक्स में बिना रास्टराइजिंग के कलर को ब्लेंड कर संभव नहीं होता, जबकि रास्टर ग्राफिक्स में बड़े आराम से कई सारे कलर को ब्लेंड करके पेंटिंग की जा सकती है। वेक्टर ग्राफिक्स ड्राइंग के लिए सही होता है और रास्टर ग्राफिक्स पेंटिंग के लिए अच्छा होता है। वेक्टर इमेज को रास्टर इमेज में बदलना बहुत आसान है, जबकि रास्टर इमेज को वेक्टर इमेज में बदलना कठिन है और अधिक समय भी लेता है। तो आइए अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि जितने भी लोगो हैं ये हमेशा वेक्टर में ही क्यों बनते हैं, इन्हें रास्टर में क्यों नहीं बनाया जाता। जैसे कि आप जानते हैं कि लोगो ये एक ट्रेडमार्क होता है हर कंपनी के लिए, ये उसकी पहचान होती है, और वो लोगो एक जगह यूज़ नहीं होता, वो कई जगह यूज़ करता है। वो प्रिंट में भी यूज़ करता है, इसको वेब में भी यूज़ करता है। हर जगह वो जो लोगो यूज़ होता है वो एक ही प्रकार का होना चाहिए, उसके अंदर कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए, चाहे वो वेब में जाए या फिर प्रिंट में जाए या किसी और चीज़ के लिए जाए या किसी ऐप के अंदर दिखाई दे, फ़ोन के अंदर दिखाई दे, तो वो जो लोगो है वो एक ही टाइप का दिखाई देना चाहिए। तो इसके लिए लोगो जो है तो वो हमेशा वेक्टर में बनता है। एक तो क्या है कि वेक्टर की फाइल का साइज़ बहुत छोटा होता है। दूसरी बात ये है कि अगर आपको प्रिंट में जाना है तो बहुत बड़ा लोगो चाहिए होगा, हम जो बिल बोर्ड पे लगाना है तो बहुत बड़ा लोगो चाहिए होगा। तो जो स्केलेबिलिटी है वो बहुत आसान हो जाती है। अगर आपको वेब के लिए चाहिए तो बहुत छोटा सा लोगो चाहिए होगा, तो आप उस वेक्टर लोगो को स्केल बढ़ाएं या उसका स्केल कम करें। उसका जो स्वरूप है, मुख्य स्वरूप है, उसके जो रंग है, उसकी जो आउटलाइन क्रिस्पीनेस है, वो कभी भी बदली नहीं होती। तो सबसे बड़ा एडवांटेज जो है वो है इसकी स्केलेबिलिटी का। दूसरा जो सबसे अच्छा चीज़ है फ्लेक्सिबिलिटी। आप वेक्टर इमेज को कई प्रकार के फॉर्मेट में सेव कर सकते हो और उसे उसी प्रकार से यूज़ भी कर सकते हो। जैसे कि आपको अगर प्रिंट में जाना है तो उसे वहाँ भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको रास्टर इमेज में जाना है तो आप उसको एज एन ट्रांसपेरेंट इमेज में यूज़ कर सकते हो।
ये बहुत आराम से रहता है। तो इसके लिए वेक्टर इमेज के अंदर ही सारे के सारे लोगो बनते हैं। तीसरा है वो एडिटेबल है। अब चूंकि वेक्टर इमेज है वो एक क्लोज्ड कर्व से बना है या फिर कुछ पॉइंट्स को मिला के बना है, तो अगर आपको उसको कहीं पर भी एडिट करना है, कल को कुछ चेंज करना है, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। और लास्ट एंड फॉरमोस्ट जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसकी फाइल साइज बहुत कम होती है, आप इसको आराम से सेव कीजिए, डिस्क स्पेस कम लेगा ये, और लोगो आपका एज इट इज रहेगा। तो इसके लिए जितने भी लोगोज हैं वो हमेशा वेक्टर में बनते हैं और लोगों को हमेशा वेक्टर में ही बनाना चाहिए। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी है। अगली बार कोशिश करूंगा कि हम सीधे के सीधे चलेंगे एक किसी सॉफ्टवेयर के ऊपर लाइक फोटोशॉप और समथिंग, और सीखेंगे सीधे डायरेक्ट फोटोशॉप सॉफ्टवेयर। लेकिन उससे पहले मैं आपको फिर कहता हूँ कि ये जो 2 क्लासें हुई हैं इनको अच्छी तरह से अपने अंदर बिठाइए, अपना बेस मजबूत कीजिए, अपना फाउंडेशन मजबूत कीजिए, तभी आपको आगे चल के सारे सॉफ्टवेयर जो है बहुत आसान लगेंगे। ओके, थैंक यू।